सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 8 का जो हिंदी का पेपर था 2024 का, जिसकी तर्ज पर ही 2025 का पेपर आने वाला है। तो आपको पता है कि एग्जाम में पेपर तो मिलता नहीं है, इसलिए मैंने 2024 का पेपर लिया है आपके सामने और उसी की तर्ज पे 2025 का पेपर आएगा। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि अब हमारी आगामी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम 2024 का पेपर सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि यहाँ पर 2024 का मैंने पेपर लिया है, 2024 का पेपर लिया है, सॉल्व पेपर है कि हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है। 25 का भी उसी तर्ज पे आएगा। तो हम शुरू करते हैं। यही मैंने इसके प्रश्न ले लिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसके 8 नंबर के आएंगे, 1 से 8 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी बहुविकल्पात्मक ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो प्रश्न आने वाले हैं आपके। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बदलू पैतृक पेशे के हिसाब से था। पैतृक, पैतृक का मतलब हो गया उसकी जो पिता की जो उसको संपत्ति मिली, उसके पिताजी का जो पेशा था यानी व्यवसाय था। पेशे का मतलब व्यवसाय। उसके पिताजी का जो व्यवसाय था उसके हिसाब से वो क्या था, जो उसको विरासत में मिला था वो पेशा। तो कौन सा था वो? मनीहार था, कुम्हार था, लोहार था या सुनार था। तो जो बदलू था वो क्या था? मनीहार था। मनीहार कौन होते हैं? जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं उनको कहते हैं मनीहार। फिर है दीवानों की हस्ती पाठ में कवि के अनुसार मस्ती के आलम के साथ क्या उड़ाते चले। देखिए आप लोग, अब जैसे आपके ही क्वेश्चंस आए हैं, आपको उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मॉडल पेपर में या कहीं भी आपको उनको रट के आप चले जाओगे ना। आपको जो एनसीईआरटी जो वसंत हमारी बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है। क्या पता किसी भी लाइन से कोई क्वेश्चन जैसे ये उठ के आ गया है, लाइन से आ गया है, क्या पूछा है कवि के अनुसार मस्ती के आलम के साथ क्या चला है। तो मस्ती का आलम क्या चले? धूल उड़ाते वहां चले। मस्ती के आलम में हम चले और धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को आपको वो लाइन याद है तो वहां पर आप आंसर आसानी से दे पाओगे। यहाँ है पानी, गुलाल, धूल या फूल। तो यहाँ पर क्या उड़ाएंगे? धूल उड़ाते हम चले। जो मस्ताने होते हैं, दीवाने होते हैं, वो कह रहे हैं मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते हम वहां चले। तो इस तरह से आंसर क्या होगा? धूल। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो गुलाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई हाँ गुलाल ही उड़ाई जाती है होली पे, लेकिन वो जो सीन है उसके हिसाब से, दीवानों के हिसाब से वो धूल उड़ाते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या होगा? धूल। फिर है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में कौन भाग गया। तो शेरशाह से हारकर, ये अकबरी लोटा वाला जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कि शेरशाह से चौसा के युद्ध में भागकर कौन भाग के गया था? हार गया था। और चौसा के युद्ध में एक मुगल सम्राट था जो भाग गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है जहांगीर, हुमायूं, अकबर और बाबर। तो शेरशाह से चौसा के युद्ध में कौन हारा था? हुमायूं। कौन हारा था? हुमायूं। तो राइट आंसर क्या आएगा? हुमायूं। फिर है आजादी का अर्थ है, सभी को पता है आजादी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। परतंत्रता तो गुलामी होती है, ये गुलामी है ही। जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र या जनतंत्र। तो यहाँ पर आजादी का अर्थ क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता। देखिए अगर आपको कई बार क्या होता है कि हम दो मतलब आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां ऑप्शन ऐसे आते हैं, तो आपको एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंचना है कि ये तो नहीं होगा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से एंड में आप जहां पहुंचोगे वो आपका सही आंसर होगा। फिर है भगवान के डाकिए हैं पक्षी और पेड़, पहाड़ और बादल, पक्षी और बादल, पहाड़ और पेड़। कौन है भगवान के डाकिए? कौन है? पक्षी और
बादल है जो हमें पक्षियों के माध्यम से हमें संदेश मिलता है, बादलों के माध्यम से बारिश होती है, इधर से उधर बादल जाते हैं, बारिश करते हैं। तो भगवान के डाकिए किसको बताया गया है? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है। वैसो ही राज समाज बने गज बाजी गहे मन संभ्रम छायो। पद में गज शब्द जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, गज शब्द, वहां उसका क्या तात्पर्य है? गज शब्द का अर्थ सबको पता है, आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो गज का मतलब क्या होता है? हाथी। गज मतलब हाथी होता है। तो वहां पर जो सुदामा चरित्र वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जब सुदामा अपना कृष्ण जी के पास आते हैं और फिर उनसे खाली हाथी जब वो वापस अपने घर पे लौटते हैं तो उनका गांव में उनको सब कुछ जो है महलों के जैसा दिख रहा था, सबके घर महलों के जैसे ही बन रहे हैं। वहां पर सारा जो रास्ता ऐसा बन गया है पूरा समाज, और सबके घर पर जो है गज यानी हाथी और बाजी। बाजी का मतलब अगर यहाँ पर ये शब्द अंडरलाइन होता और यहाँ पर गज की जगह क्या आता? बाजी आता। तो बाजी क्या आता? बाजी का अर्थ घोड़ा होता है ना? तो बाजी वाला अगर बाजी आता तो आंसर क्या जाता? घोड़ा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? गज पूछ लिया, इसलिए हाथी है, बाजी मतलब घोड़ा। तो हाथी और घोड़े बंधे हुए थे सब जगह। हाथी घोड़े बंधे हुए देखकर और मतलब राजाओं के जैसा समाज देखकर सुदामा जी भ्रमित हो गए थे। फिर आगे का क्वेश्चन है, ये तो हमारे वसंत वाली पाठ्य पुस्तक से कितने प्रश्न आ गए? 6 प्रश्न आ गए वसंत वाली पाठ्य पुस्तक से। फिर उसके बाद आगे है ग्रामर से आया है, अप उपसर्ग का उपयोग करके बना हुआ सही शब्द कौन सा है? अब देखो, आपको अगर उपसर्ग ऐसे, क्योंकि आप शब्द तो बहुत सारे होते हैं, रट नहीं सकते, नियम याद करो। नियमों के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखे उसमें से पहले मूल शब्द निकालो, मूल शब्द के बाद में क्या बचता है वो आपका उपसर्ग होगा। अब देखो यहाँ पर अप निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? आर बचेगा। आर कोई मूल शब्द होता है? नहीं होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है। इधर से चलते हैं, अप अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ने। ने कोई मूल शब्द होता है? नहीं। फिर है अपनापन, इसमें अप निकाल देंगे तो क्या नापन कोई शब्द है? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर है अप में मान, मान क्या है? मूल शब्द है, और इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अप उपसर्ग लगा है, इसलिए मान मूल शब्द है जो जिसका अर्थ होता है। और कम मान अपमान करना, मान करना एक तो सम्मान बढ़ाना और एक उसको घटाना। तो यहाँ पर मान को घटाना से है अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और मान इसमें क्या है? मूल शब्द है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका अपमान। आप इसको एलिमिनेट करते हुए भी इसको कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? अपमान। लाला ने लोटा ले लिया और कुछ नहीं बोले, रेखांकित शब्द के लिए बहुवचन, रेखांकित किस पे है? लोटा पे। अब इसका क्या बनाना है? बहुवचन का रूप का प्रयोग कीजिए। अब लुटिया, ये तो स्त्रीवाचक प्रत्यय हो गया, स्त्री प्रत्यय, तो ये तो लुटिया हो गया लोटा से। फिर है लोटे, लोटाना, लोटिया, तो ये तो है ही नहीं, लोटाना तो एक क्रिया हो गई, एक लुटिया भी नहीं है, तो क्या बनाना है इसका? बहुवचन, तो लोटा से लोटे। फिर है आगे आपके अगला प्रश्न आपके आएगा अति लघुतरात्मक। 1 से 8 तक यानी 1 से 8 तक तो आपके आगे बहुचयनात्मक विकल्पात्मक प्रश्न आ गए। अब आपके 9 से 14 तक, 9 से 14 तक आपके कौन से प्रश्न आएंगे? आपके आएंगे अति लघुतरात्मक, यानी छोटे कम शब्दों में आंसर लिखना है, इनके 20 शब्दों में आंसर मान लो आप। ये 2-2 नंबर के आएंगे 9 से 14 तक प्रश्न। देखो, बस खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध मैंने आपको बताया था कि एज में जो ज्यादा हो, बूढ़ी हो, उसको वयोवृद्ध कहते हैं। वय यानी आयु और वृद्ध यानी बूढ़ा। तो बूढ़े की जो आयु होती है अर्थात बुढ़ापे में, यानी आज काफी उम्र की थी, वयोवृद्ध थी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने बस के लिए कहा है कि वो वयोवृद्ध थी। तो ऐसा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि बस की जर्जर अवस्था को देखकर, बस की जो जर्जरित, जो टूटी फूटी जो उसकी अवस्था थी,
उसको देखकर लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि बस चलते चलते कभी भी खराब हो सकती थी उसकी, क्योंकि जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसकी कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको उससे चला नहीं जाता ढंग से, हाँ, कहीं भी गिर सकता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बूढ़े व्यक्ति को। तो वैसे ही उस बस की हालत भी इतनी खराब थी, बिल्कुल जर्जरित अवस्था में हो गई थी, वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी और चलते चलते कभी भी खराब हो सकती थी, इसीलिए उसको क्या कहा है, वयोवृद्ध कहा है। तो इस तरह से ज्यादा ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर आपको समरी पता है तो आप उस समरी को लिखने बैठ जाए, ऐसी गलती मत करना। आपको पता है कि आपके तो वैसे ही वर्कशीट फॉर्मेट में आएगा पेपर, आप घर में नहीं ला सकते हो उसको, स्कूल में ही आपको वहीं जमा करवा के आना है। तो आपकी जो लाइंस जो दी हुई आएगी ना, उन्हीं में सटीक उत्तर लिखें, ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करें, सटीक और सारगर्भित उत्तर लिखें। आगे है, पेड़ों को बड़ा करने में किसने अपना बलिदान दिया है? पेड़ों को बड़ा करने में किसने अपना बलिदान दिया है? तो ये हमारा जो चैप्टर है पानी की कहानी, उससे लिया गया है। तो पेड़ को बड़ा करने में किसका योगदान होता है भाई? उसमें बूंद अपनी स्टोरी बता रही है अपने जीवन की, पानी अपने जीवन की स्टोरी बता रहा है कि कैसे उसका योगदान होता है पेड़ों को बड़ा करने में। इसलिए यहाँ पर पेड़ों को बड़ा करने में पानी की असंख्य बूंदों ने अपना बलिदान दिया है। क्वेश्चन से ही शुरू करना है, आंसर लिखना है और फिर एंड कर देना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ज्यादा बड़े बड़े आंसर आपको नहीं लिखने हैं, जितनी लाइन दी हुई है, शब्द सीमा है, उतना ही आपको लिखना है। हाय महादुख पायो सखा, श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर ऐसा क्यों कहा? लाइन दे दी है आपकी सुदामा चरित वाले से, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुदामा चरित, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत सोचना कि हाँ हम व्याख्या की, हम तो लिख देंगे मन से, हमको आती है ना, आपको शब्दों को भी के अर्थ भी देखने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाएगा किसी भी लाइन से उठाकर उसका आशय पूछ लेंगे, तो जब तक आपको उसके अर्थ नहीं आएंगे आप उसका आशय नहीं बता पाएंगे। हाय महादुख पायो सखा, श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर ऐसा क्यों कहा? श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनके पैरों पर क्या थी? बीमारियां फटी हुई थी और उसमें क्या चुभे हुए थे? कांटे चुभे हुए थे। ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि हाय महादुख पायो सखा, कि हे सखा तुम तो बहुत ही दुख पाते हुए यहाँ पर अब आए हो, क्योंकि उसके पैरों में बीमारियां फटी हुई थी, वो नंगे पैर इतनी दूर से चलकर आया था यहाँ पर मथुरा कृष्ण जी के पास में द्वारिका में। तो इस तरह से वो मथुरा नगरी में वहां पर आया था तो काफी मतलब परेशान था, गरीबी जो दरिद्रता उसके साथ जो में वो जीवन जी रहा था, तो इस तरह से उसने काफी दुख झेले थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए किन किन उपायों को अपनाते हैं? देखा आपने सूरदास जी के पदों में दिया गया है कि कृष्ण की जो चोटी है वो बढ़ाने के लिए वो क्या क्या उपाय बताते हैं, अपनी माँ से क्या क्या कहते हैं। श्री कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए एक तो कहते हैं कि वो रोज दूध पिएंगे, बार बार बाल बनवाते हैं, मतलब उन्होंने बताया उनकी माँ मैया यशोदा उनको कहती है कि अगर तू बार बार रोज दूध पिएगा और बाल बनवाएगा तो वो वही काम करते हैं जो मैया कहती है, क्योंकि उनको बलदाऊ के जैसी अर्थात बलराम के जैसी चोटी को बड़ा करना है। तो किन किन उपायों को अपनाते हैं? दूध पीते हैं, बार बार बाल बनवाते हैं, उन्हें गुथवाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, आदि उपाय वो अपनाते हैं। फिर है आपके एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें मान लो यहाँ पर आपके इक प्रत्यय का दिया है। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको इक प्रत्यय के बारे में सारा बताया था कि इक प्रत्यय कैसे क्या यूज होगा, इसके साथ ही मैंने ये सारे प्रत्यय आपको आयन है ना, ये सारे प्रत्यय आपको बताए हैं और ये भी बताया है कि किस तरह से ये वृद्धि करते हैं। तो पहले स्वर में वृद्धि करते हैं, तो देखो यहाँ पर नैतिक शब्द है, तो मूल शब्द क्या है इसमें? नीति धन इक, क्या बन गया? नैतिक। वैदिक, वैदिक में भी देखो वेद धन इक, वैदिक। मूल शब्द क्या है? वेद है, इसमें नीति है। ऐसे ही आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो एक प्रत्यय लगाकर। उसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे राजनीतिक,
सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, है ना, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इससे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक प्रत्यय अपने पहले स्वर में वृद्धि करता है और किस तरह से वृद्धि करता है मैं आपको बता चुकी हूं क्लास में। फिर आगे का प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 14। आना का विलोम क्या होता है? जाना। उसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के विलोम बताने हैं। विलोम बताने यानी विपरीतार्थक, अपोजिट बताने हैं आपको। तो ये तो काफी इजी आए थे, उदय का अस्त, उठना का बैठना। बाकी जो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ग्रामर में जो भी आपके अपोजिट दिए हुए, हालांकि मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार उनको रिवाइज कर लेना। फिर अब हम आ जाते हैं प्रश्न 15 से 22 तक। लेखक को बदलू किन कारणों से अच्छा लगता था? बदलू लेखक का आदर्श किन कारणों से, क्या कारण था कि लेखक को बदलू अच्छा लगता था? वही आपका जो चैप्टर है बदलू काका, उससे लिया गया है। बदलू लेखक का आदर सत्कार करता था, उन्हें स्वादिष्ट आम और दूध की मलाई खिलाता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू के इसी स्वभाव के कारण लेखक को बदलू अच्छा लगता था। देखो वहां पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको कैसा भी प्रश्न आ जाए घबराना नहीं है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। उसको अपने शब्दों में, सटीक शब्दों में लिखना है। जितनी शब्द सीमा हमसे मांगी है उतने ही हमको लघुतरात्मक मतलब 40 शब्द सीमा होती है। लिख देती हूं अगर आपको डाउट रहे तो। 40 शब्द में होता है, और इससे पहले जो लघुतरात्मक थे, अति लघुतरात्मक थे, वो 20 शब्दों वाले हैं, ये 40 शब्दों वाले हैं। पुडुकोट्टई में महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना एक आंदोलन की तरह था, इसके समर्थन में तर्क दीजिए। पुडुकोट्टई में महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना एक आंदोलन की तरह था, इसके समर्थन में तर्क दीजिए। इसके फेवर में आपको बताना है कि साइकिल चलाना उनके लिए एक आंदोलन के बराबर था। तो आप इस बात से किस तरह सहमत हैं? साइकिल चलाने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई थी, उनकी पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम हो गई थी, यानी कि वो सेल्फ डिपेंड हो गई थी, पुरुषों पर डिपेंड नहीं थी। वे स्वयं 3-4 किलोमीटर दूर तक जाकर पानी ले आती थी, अपने बच्चों को साथ ले जाती थी। वे अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ढोने की व्यवस्था भी स्वयं कर लेती थी, पास ही गांव में जाकर सामान बेच भी आती थी। इसीलिए पुडुकोट्टई में महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना एक आंदोलन की तरह था। और हम इस पक्ष के, इस वाक्य के समर्थन में हैं। ये सारी बातें इसमें बता दी गई है कि आंदोलन की तरह था। कैसे था महिलाओं की तरह साइकिल चलाना एक आंदोलन की तरह? क्योंकि उसको इनसे फायदा हो रहा था। साइकिल चलाना उनके लिए आंदोलन की तरह क्यों था? क्योंकि उनको इससे फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। क्या क्या प्रॉफिट हो रहा था वो आपको बताना है कि साइकिल चलाने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई थी, पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम हो गई थी, उनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती थी, दूर से पानी ला सकती थी, अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकती थी, और पास ही गांव में जाकर अपना सामान भी बेच सकती थी। इस तरह से आपके 16 नंबर के प्रश्न तक इस तरह से इसके प्रश्न आ गए। ये सब आपके 4-4 नंबर के आएंगे। सटीक आंसर, अच्छा सा आंसर लिखना है। चाहे आपको किसी भी, देखो जरूरी नहीं है कि आपको रटा जाए। आप जो पीछे के क्वेश्चन रट लेते हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ रट के आंसर, उनको अगर एक शब्द भूले तो पूरा आंसर भूल गए। ऐसा नहीं करना है। चैप्टर पढ़ के जाओ आराम से, पीछे के क्वेश्चंस भी पढ़ जाओ, आंसर्स भी उनके पढ़ जाओ, और फिर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो। देखो कितना अच्छा उत्तर निकल के आता है और आपको कितने बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। सब बच्चों के A ग्रेड पक्की, अगर आपने मेरा कहना मान लिया तो।
सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए किसमें कोई डरना नहीं है आपको। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो व्याख्या से ऐसे डर जाते हैं, जैसे मान लो उनके लिए व्याख्या एक बहुत बड़ा टास्क है। आपको टास्क नहीं है बहुत बड़ा, सब में एक जैसा ही आता है। व्याख्या फिक्स है, 100% है कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा व्याख्या का, और लिखा हुआ आएगा सप्रसंग व्याख्या। तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा सा यहीं से उठा लेना है। सबसे पहले जो पॉइंट है उसको यहां लिख देना है, डबल अंडरलाइन कर देनी है, ब्लैक पेन से लिखना है और आराम से उसको डबल अंडरलाइन करनी है। और दूसरा पॉइंट जो है वो व्याख्या आएगी, ये यहां लिखना है, आराम से अंडरलाइन करनी है। क्या दिक्कत है? पॉइंट बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर सामने आराम से यहाँ से प्रसंग व्याख्या कीजिए लिखा हुआ है। से का मतलब संदर्भ होता है, प्र का मतलब प्रसंग होता है, और व्याख्या का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पर से प्रसंग हमें लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तुत काव्यांश, देखो अगर कोई काव्यांश है, कविता से लिया गया है, तो क्या लिखोगे? काव्यांश। और अगर वो किसी पद से लिया गया है, यानी दोहे, चौपाई, सोठे, मतलब इनसे पदों से लिया गया है, तो पद में कौन सा आएगा? पद्यांश। ये सब सिर्फ इनका तरीका है, बाकी मैं अपना तरीका आपको बता चुकी हूं, ये मैंने लिखा है। बाकी आपको ये लिखने के साथ साथ ऊपर मैंने क्या बताया है? प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश। अब आपको पता है कि ये तो कबीरदास जी के पद है, लिखा हुआ भी है नाम, कबीरदास जी के पद है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 तीसरा भाग चलता है। 6 में पहला भाग चलता है, समंत में दूसरा, और 8 में तीसरा भाग चलता है। वसंत भाग 3 से लिया गया है। यह साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। कबीर ने यहाँ पर गाली न देने से ली गई है। इतना करके, इतना करने के बाद में ये अगली लाइन से लिखना है क्या? कि कबीर जी दास जी ने यहाँ पर गाली न देने की शिक्षा दी है। और इसी प्रसंग में वे हमें बताते हैं कि उसके बाद हमारी व्याख्या आ जाएगी। व्याख्या में इसका अर्थ लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहली लाइन गावतकारी एक है, गाली आती एक आती तो एक आती है, स्टार्ट मत कर देना। इस तरह से स्टार्ट नहीं करना है, उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन शब्द अर्थ वही निकलने चाहिए जो इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कवि कौन से हैं? कबीरदास जी है, यहाँ साफ साफ लिखा है। कबीर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है। ऐसा ही है, आवतकारी एक है, उल्टे तो वही अनेक, कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तब वह गाली नहीं, तब वह एक गाली नहीं देगा, वह एक नहीं होगी। वो हमने किसी को गाली दी, अगले ने प्रत्युत्तर में हमें 2 गाली दी, फिर हमने उसको 4 दी, बदले में उसने 8 दी, तो कहने का मतलब है कि वो बढ़ती ही चली जाएगी। उल्टे तो हो ही अनेक, बहुत सारी हो जाती है उलटने से। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी ये कहते हैं कि यदि गाली का जवाब नहीं दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गाली नहीं दी जाए, तो वह एक की एक ही रह जाएगी, अर्थात गालियां देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ पर ये कबीर की साखी है, तो दूसरी साखी भी आ सकती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं इनको और इस तरह से अर्थ लिखें। मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लास में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी बता रही हूँ। फिर आगे है मुहावरे का क्वेश्चन आएगा आपके। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेंटेंस में फ्रेम करना है। आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि उस मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना है वाक्य में, वो मुहावरा एज इट इज वहां प्रयोग होगा। जैसे यहां पर आया है पिछली बार 9 2 11 होना, सबको पता है, काफी इजी है। भाग जाना, पुलिस को आते देखकर चोर 9 2 11 हो गए। देखो यहां पर जेंडर बदल सकता है, गए, चोर भाग गए, यानी चोर बहुत सारे थे संख्या में, इसलिए वहां पर प्लूरल आया क्रिया, है ना।
तो आप लोग ये सब देख सकते हैं इसमें। और साथ में आपको मुहावरा जो दिया है मैंने, जैसे इसमें, तो उसका ही प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, मुहावरे का प्रयोग ही करना है इसमें। आपको अपनी तरफ से उसका हिंदी अर्थ वहां पर लगाना नहीं है, मुहावरे का ही प्रयोग इसके अंतर्गत आएगा। लोकोक्ति होती है तो लोकोक्ति एंड में आती है, और मुहावरा जो है, जिस सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो जहां उसका अर्थ दे रहा होता है वहां उसको बीच में आता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, रमेश तुम न जाने कहां चले गए थे, तुम तो ईद के चांद हो गए। फिर आपके जो प्रश्न आया है वो सड़क सुरक्षा वाला जो टॉपिक है उससे आया है। सड़क सुरक्षा वाले टॉपिक से आया है। सड़क पर चलते समय आपने किन किन संकेतों को देखा है, कोई 4 संकेत बनाकर अर्थ लिखिए। 4 संकेत बनाकर अर्थ लिखिए। वैसे ये प्रश्न आप नहीं भी पढ़ के जाओ तो आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप ये चीजें तो रोड पे बहुत जगह, जब आप लोग, काफी बच्चे हैं जो 8th में गाड़ी चलाने लग जाते हैं तो आप लोग रोड साइड में बहुत जगह ये संकेतक चिन्ह आपको दिख जाते हैं। यू टर्न करो, यहाँ ब्रेकर है, सावधानी से चलो, है ना, ये यहाँ आगे पार नहीं करना है, आगे पुल है, या जो भी है, ये सारे आपको संकेतक मिल जाते हैं रोड पर कि स्पीड इतनी से इतनी रखें, है ना, आगे टोल प्लाजा है, ये वो सारे संकेतक आपको सड़क पर चलते समय मिल जाते हैं। तो उनमें से कोई 4 संकेत आपको लिखने थे, बनाने हैं। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। मान लो संकेत दे दे वहां पर और ये पूछ ले कि ये कौन कौन से संकेत है, तो आपको ये संकेत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। देखो यहाँ पर ये यू टर्न कर रहा है, तो यू टर्न और फिर साथ में क्या कर दिया है बीच में, निषेध। तो यहाँ यू टर्न करना निषेध है, ये साइन है हमारा। फिर यहाँ पर जैसे कोई जा रहा है तो ये ओवरटेक कर रहा है, तो ये ओवरटेक कर रहा है, इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बीच में क्या दे दिया, निषेध, यानी कि ओवरटेक करना निषेध है। फिर है प्रवेश निषेध, ये एंट्री हो रही है, बीच में इसको काट दिया है, अर्थात यहां पर प्रवेश करना निषेध है। नो पार्किंग वाला जोन भी आता है कि यहाँ पार्किंग नहीं की जाएगी, तो वो चीजें भी आ जाती है। पैदल परिपथ, पैदल परिपथ का मतलब होता है ये जेब्रा क्रॉसिंग है, तो ये इसका साइन आता है ऐसा ट्राइंगल के जैसा बना हुआ, और यहाँ पर पैदल यात्री चलते हैं, है ना, यूज ओनली पेडेस्ट्रियन, पैदल परिपथ, जो पैदल यात्री है वही चल सकते हैं। तो यहाँ पर पैदल परिपथ को ही हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप कोई से भी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे जो रोड सेफ्टी के रूल, जो संकेत चिन्ह होते हैं सड़क पर चलते समय हम देखते हैं, तो उनमें से कोई से भी आपको 4 बनाने थे, पिछली बार वाले पेपर में आया है ये। तो इस बार वाले में ये चांस है कि आपके रोड सेफ्टी के नियम पूछ ले आपसे, रोड पर चलते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी ड्राइव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपसे पूछे जाने के चांस है, ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा। फिर है स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन से स्वच्छता के उपाय अपनाएंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं चीज नहीं है जो नहीं आए, जो बच्चा नहीं भी पढ़ के गया वो बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकता है। स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन से स्वच्छता के उपाय अपनाएंगे, भाई स्वस्थ, वो आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो इसके लिए हम निम्न स्वच्छता के उपाय अपनाएंगे, और इस तरह से आपको लिखना है, उसके बाद पॉइंट्स में ऐसे आंसर देने हैं, कोई 4 यहाँ पर आपको दे भी रखा है, और हर एक ऑप्शन आपका, हर एक पॉइंट आपका 1 नंबर का होगा। इस तरह से 4 नंबर का आपके क्वेश्चन बनेगा। स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन से स्वच्छता के उपाय अपनाएंगे, तो हमें स्वच्छ रहने के लिए हम अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखेंगे, मतलब हमारा जो सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है, उसको, हमारे गली मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि स्वच्छ रखेंगे तो क्या होगा, मक्खी मच्छर नहीं पैदा होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। फिर है कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालेंगे, अर्थात डस्टबिन में डालेंगे कचरा। प्रतिदिन स्नान, यानी रोज नहाएंगे,
स्वस्थ रहने के लिए रोज दांत साफ करेंगे, रोज मल त्याग करेंगे, आदि कार्य करेंगे जिससे हम क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। ये काम स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। फिर है हमेशा भोजन करने से पहले हाथों को साफ पानी से साफ करेंगे, अर्थात हम हाथों को साफ स्वच्छ पानी से साफ करेंगे। तो इसीलिए ये जो कीटाणु है हमारे मुंह में या हमारे पेट में नहीं जाएंगे और हम इससे बीमार नहीं होंगे। इसलिए ये 4 उपाय जैसे हमने लिखे हैं, तो इनसे हम स्वच्छ रह सकते हैं। स्वच्छ क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ध्यान रखना इन शब्दों का। कई बच्चे तो क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं एग्जाम में, पढ़ेंगे नहीं, ये इन दोनों को सेम ही पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर स्वच्छता है और यहाँ पर स्वस्थ है ना। यहाँ पर तो नीट एंड क्लीन स्वच्छता के लिए कहा गया है और यहाँ पर स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए कहा गया है। तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्लीनलीनेस जो है उसके क्या क्या उपाय करेंगे। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। उनको एग्जाम में क्या करते हैं, हमेशा एग्जाम में एकदम काम, एकदम कूल रहना चाहिए और सोच समझ के पेपर को अच्छे से पढ़ के उत्तर देना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वहां कौन सा नहीं है लिखा होता है और वो है पढ़ के उसमें जो है वाला है ना उसको कर देते हैं टिक, और फिर सब कुछ गलत हो जाता है। फिर घर आके देखते हैं, फिर तब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पेपर को अच्छे से पढ़े और उसके बाद उनके उत्तर लिखें। नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स आ गए आपके 6 नंबर के। ऑप्शन है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन साथ में होंगे। मैंने कहा था कि आपके सारे जो आपकी काव्यांश और पद्यांश वाले चैप्टर है ना, उन्हीं में से आएंगे सारे। उनको अच्छे से पढ़ के जाना ताकि आपके एमसीक्यूज भी सही हो सके और साथ में फिलअप्स भी सही हो सके। घिरे की घोर गठाएं, किसकी किसकी घोर गठाएं, घिरे प्रलय की घोर गठाएं। प्रलय आएगा उसकी ही गठाएं, घोर गठाएं घिरती है। एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, वही भगवान के डाकिए। दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पानी पहाड़ है ना, ये सब समझते हैं। आगे गुरु मात दिए थे, क्या दिए थे गुरु ने, गुरु माता ने क्या दिए थे, चना, चने दिए थे। सुदामा जी अपने बचपन की बातों को याद करते हैं कृष्ण के सामने कि जब हम छोटे थे तो गुरु माता ने, कृष्ण जी उनको कहते हैं कि तुम तो बचपन से ही ऐसे ही हो, अकेले अकेले खा जाते हो हर चीज को, गुरु माता ने भी चने दिए थे ना, तुम अकेले ही खा गए थे। तो वो सीन है यहाँ पर। कितनी बार मोरी पियत भई, क्या पियत भई, क्या दूध पियत भई। कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं कितनी बार दूध पी चुका हूं लेकिन मेरी चोटी तो लंबी होती ही नहीं। तेरे लाल मेरो क्या खायो, गोपियां शिकायत करती है और वो कहती है कि आपके लाल ने मेरा क्या खा लिया है, माखन खा लिया है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। उन्होंने पानी की परात को छुआ भी नहीं और नैनों के जल से ही पैरों को धो दिया, सुदामा जी के पैरों को धो दिया। अब आपका अगला प्रश्न है, ये 6 नंबर का आ गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए, मिलान करना है, मैच करना है। ये 6 नंबर आसानी से आप ले सकते हो, बहुत इजी तरीके से। बेनी, इसमें है क्या, अगर यहां पर है तो देख लेते हैं, पर बेनी तो यहां है नहीं। जोटी, ढोटा। आगे बढ़ते हैं। पची पची, लड़का, गुहत, जोड़ी, गोरस, चोटी। यहां पर देख लीजिए आप, मैच द फॉलोइंग इस तरह से भी कर सकते हो या नंबरिंग भी आप लगा सकते हो। बेनी, बेनी क्या, बल की बेनी है ना, बल की बेनी यानी बल कौन है, बलराम जी की बेनी। चोटी बहुत बड़ी हो गई है पर मेरी चोटी तो बढ़ती नहीं है, आप तो कहते हो कि बलदाऊ की जैसे मेरी चोटी हो जाएगी। तो बल यानी बलराम जी की चोटी, तो बल की बेनी, बेनी यानी चोटी, बलराम की चोटी। फिर है जोटी, जोटी को हरि हरदर की जोटी। वो कहते हैं कि यशोदा मैया उनको आशीर्वाद देती है कि चिरंजीवी भव, लंबी आयु प्राप्त करे, दीर्घायु प्राप्त करे,
हरि हरदर की जोटी, यानी कि हरदर कौन, बलराम जी, और हरि कौन, कृष्ण जी, कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी है वो चिरंजीवी हो, लंबी आयु प्राप्त करे। तो जोटी मतलब जोड़ी। ढोटा, वो कहती है ना गोपियां उनको शिकायत करती हुई, ढोटा कोनी रंग लायो, यानी कि ये किसी का कहना ही नहीं मानता आपका बेटा। तो यहाँ पर लड़का, ढोटा यानी लड़का। फिर है पची पची, यही कि मैं बार बार उसको कह रही हूं लेकिन फिर भी ये तो मेरी बात मैं सुनता ही नहीं है। फिर है गुहत, गुहत यानी गूंथना, बालों को वो कहती है मैं बार बार चोटी मतलब उनकी गुथवाता हूं फिर भी ये बड़ी नहीं होती है, ऐसे कृष्ण जी वो कह रहे हैं अपनी मैया यशोदा से, तो यहाँ आ जाएगा। फिर है गोरस, गोरस का मतलब होता है गाय के दूध से बनी सामग्री, चाहे वो घी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, है ना, चाहे वो मक्खन हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, गोरस के अंतर्गत आते हैं। तो गाय के दूध से बनी हुई सामग्री को क्या कहते हैं, गोरस। इस तरह से आपके 22 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां, जिसमें क्या आया था 2024 में, काफी अच्छा पेपर था। अगर आप पढ़ के जाते हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना भी अगर आपने पढ़ लिया, तो कोई भी आपकी ए ग्रेड लाने से तो नहीं रोक सकता। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण सा 8 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ आएगा, जिसमें ये सीन ही है, जो सीन चैप्टर है आपके पढ़े हुए चैप्टर हैं उन्हीं से ये है। तो पढ़ते हैं इसको। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्र साथ मेरे 90 रुपए वापस कर दिए और बोला वो बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। ये आपके चैप्टर्स बुक से ही लिया गया है, आसानी से आपको पता लग गया होगा कहाँ का सीन बता रहा है। जब लेखक हमें बताता है ना कि ईमानदारों की भी कमी नहीं है, वैसे बेईमानों की भी कमी नहीं है, तो कुछ ईमानदार भी ऐसे हैं जिनका लेखक ने यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने टिकट लेते समय कितने रुपए दिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, गलती से कितने रुपए दिए, 10 के बजाय कितने दे दिए, 100 रुपए दे दिए। आसानी से उत्तर लिख सकते हो। टिकट बाबू ने लेखक से विनम्रता पूर्वक क्या कहा, टिकट बाबू ने विनम्रता पूर्वक लिखा है कि बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रखते हुए वह बोला कि ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। सीधा सा आंसर यहां पर मिल गया आपको। फिर है लेखक किस कारण चकित रह गया। टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा देखकर लेखक चकित रह गया। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, जिसको देखकर क्या हो गया, मैं चकित रह गया। इसको ऐसा नहीं है कि ये ऐसी की लाइन ऐसी लाइन उठा के यहाँ चिपका दो, ऐसा नहीं करना है। आपको जैसा क्वेश्चन में पूछा है, लेखक किस कारण चकित रह गया, टिकट बाबू के चेहरे पर जो विचित्र संतोष और गरिमा थी उसको देखकर लेखक चकित रह गया, है ना। ऐसे पूरा ऐसे लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से उठाया यहां तक और फिर ऐसे कैसे छाप दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। एज इट इज लाइन नहीं बनानी है, उसको अपने शब्दों में जैसा प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार आंसर लिखना है। फिर इसी में से है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। अनुपस्थित, वो तो बिना गद्यांश के भी आपको आ सकता है, उपस्थिति होता है। आप जाकर तो आकर। फिर आपका प्रश्न है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता हो तो ये ऐसा का ऐसा लिख देना। बाकी इसकी फुल फॉर्म होती है राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा की छात्रा गीता कुमारी है। आप अपने आप को गीता कुमारी माने और रहने वाली कहाँ की माने, विजयपुर की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अपने प्रधानाध्यापक को बुक बैंक से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दिलवाने हेतु, आपको बुक बैंक से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें चाहिए,
तो उनके उसके हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो आ गया फॉर्मल लेटर, मतलब औपचारिक। ये तो आ गया फॉर्मल लेटर, यानी कि आपकी एप्लीकेशन है ये। दूसरा अथवा में क्या आएगा आपके, योगासन के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद को 8 पंक्तियों में लिखो। एक तो फॉर्मल लेटर मतलब एप्लीकेशन आनी है आपके। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने काफी बार बताया है, अभी एक बार और बता दूंगी। फिर है संवाद लिखना है, 8 पंक्तियों में लिखनी है। संवाद को सिर्फ 8 पंक्तियों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि वहां पे 20 पेज वो जो है संवाद लिखिए और एक दूसरे से वार्तालाप, ऐसा नहीं करना है। जितना पूछा है उतना ही लिखना है। दो मित्रों के बीच में योगासन, योग करने का योग आसन होता है योगासन। योगा जो करते हैं हम उसके संबंध में संवाद है। आज बहुत देर हो गई योगासन में, तो अभी समय है। स्टार्ट इन्होंने कर दिया है, मोहन और राकेश दो मित्र हैं। स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। तो पहले तो एप्लीकेशन ले लेते हैं। क्या है, आपको बताया था कि बुक बैंक से आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें चाहिए। तो स्टार्ट में लेफ्ट से शुरू करेंगे। सेवा में, सेवा अलग शिरोरेखा में अलग शिरोरेखा में, शिरोरेखा दोनों की अलग अलग है। उसके बाद कोमा लगाना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान में हलंत आएगा, ध्यान रखें। आप लोग अशुद्ध लिखते हैं श्रीमान, उसमें हलंत आएगा न में। प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद में क्या लगाना है, कोमा। देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, सेवा में के नीचे ही है सारा। फिर उस स्कूल का नाम लिखना है, राजकीय उच्च बालिका प्राथमिक विद्यालय जो भी है वो उस स्कूल का नाम लिखना है। जगह कौन सी है, विजयपुरा, वो लिखनी है जगह। उसके बाद नीचे की लाइन में शुरू मतलब सीक्वेंस में लिखना है इनको। नीचे की लाइन में लिखना है विषय, बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि उसके लिखवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। बहुत बच्चे ऐसा लिख देते हैं, आपको वहां उलझुल कुछ नहीं लिखना है। साधारण सा विषय दिया गया है आपके प्रार्थना पत्र में, उस विषय को लिखना है। बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में, विषय ये है। उसके बाद महोदय, कोमा लगाना है। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की एक निर्धन छात्रा हूं। भाई उसको बुक बैंक से निःशुल्क पुस्तकें चाहिए, इसका मतलब है कि पैसे वाली होती तो खुद ही खरीद लेती, लेकिन वो निर्धन है इसीलिए वो उसको पुस्तकें चाहिए। तो निर्धन छात्रा हूं, मेरे पिताजी की आर्थिक दशा ठीक नहीं होने के कारण, अर्थात मेरे पिताजी की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो मुझे किताबें दिला सके, तो इसके कारण पाठ्य पुस्तकें खरीदने में मैं असमर्थ हूं। अर्थात मैं पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीद सकती हूँ, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं दुकान से पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीद सकती हूँ, उसमें असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे पुस्तकालय से सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आप मुझे विद्यालय से पाठ्य पुस्तकें, आप मुझे पुस्तकालय से, जो पुस्तकालय होता है, जो हमारी लाइब्रेरी होती है, वहां पर हर सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तकें होती है। तो वो बच्ची कह रही है कि मुझे पुस्तकालय से सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है धन्यवाद। ये जो फॉर्मेट है प्रार्थिनी, ये अब इधर आने लग गया है, इसको आप इधर की इधर ही लिखिए। प्रार्थिनी, प्रार्थिनी लिखने के बाद में लड़की का नाम क्या है, गीता। उसके बाद कक्षा ये लिखना है। तो इस तरह से आपको उसका फॉर्मेट लिखना है प्रार्थना पत्र का। फिक्स है कि आपके प्रार्थना पत्र आने वाला है। और अगर आप प्रार्थना पत्र नहीं याद करते हो तो आपके संवाद भी आ जाएगा। संवाद लिखना चाहते हो तो संवाद लिख सकते हो। हाँ देखो, योगासन के संबंध में मैंने बताया आपको 2 लाइनें, ये वाली 2 लाइनें तो दी ही आएगी, उसको आपको आगे बढ़ाना है। मोहन और राकेश 2 मित्र हैं, उनके बीच में योगासन को लेकर एक संवाद चल रहा है। आज बहुत देर हो गई, योगासन में तो अभी समय है। अरे मित्र समय पर चलना चाहिए। क्यों, वो कह रहा है कि भाई समय पर क्यों चलना चाहिए। आपको पता है सुबह सुबह जो योगा क्लासेस होती है
उसके लिए दो मित्र जा रहे हैं, तो उनके बीच में वार्तालाप हो रही है। अरे मित्र, समय पर चलना चाहिए। क्यों? योगासन सवेरे 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 ही करना चाहिए, ज्यादा लेट हो गए तो टाइम खत्म हो जाएगा योगा करने का। सवेरे सवेरे ही क्यों? प्रातःकाल शुद्ध वायु का संचार होता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। योगासन सारा ही जो है इनहेल एक्सहेल, जो हम हवा का संचार करते हैं हमारी बॉडी में, उसी का सारा काम है। योगा में यही सब करवाते हैं। तो योगासन के और क्या लाभ है? नियमित रूप से योगा करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक लाभ होते हैं, जैसे शरीर का स्वस्थ रहना, मांसपेशियों का मजबूत रहना, रक्त का संचार सुचारू रहना, मन का शांत व एकाग्र रहना आदि, ये सब काम है। अरे मित्र, चलो जल्दी चलो, योगासन करने चलो। तो देखो, मतलब इन दोनों में जो बातचीत करवाई गई है वो 8 बार ऐसे पूछे गए हैं और 8 बार पंक्तियों में ही लिखना है। तो इस तरह से आपको इसने, एक ने प्रश्न किया, उसने जवाब दिया, इस तरह से 8 पंक्तियों में इसको कंप्लीट कर देना है। 2 पंक्तियां तो दे ही रखी है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखो, 2 पंक्तियां इन्होंने दे रखी है, उसको नहीं गिनना है। उसके अलावा आपको 8 पंक्तियों में लिखना है, यानी 4 बार एक मित्र से बुलवाना है, 4 बार दूसरे मित्र से उसको रिप्लाई करवाना। तो 8 लाइनों में हो गई, ये 8 लाइन तक पूरी लाइन है, यहां तक 8 लाइन है। तो इस तरह से आपको संवाद करना है। 8 पंक्तियां है, इसका मतलब 8 लाइनों में आपको उत्तर उसका देना है। फिर है, किसी विषय पर एक निबंध लिखिए। निबंध आएगा आपके, निबंध को करना है। टॉपिक आएंगे, जैसे कंप्यूटर शिक्षा आया पिछली बार, पर्यावरण संरक्षण आया, कन्या भ्रूण हत्या एक पाप आया, 21वीं सदी का भारत, यहाँ टॉपिक आपके आए। देखो, मैंने सारे यहाँ पर लिए हैं। कंप्यूटर शिक्षा, अब सबसे पहले टॉपिक पॉइंट्स में लिखना है आपको, संकेत बिंदुओं में लिखना है। पहला पॉइंट प्रस्तावना होती है और एंड का उपसंहार होता है। कंप्यूटर का अर्थ बताना है, जैसे क्या होता है, संगणक या गणना का, टेलीविजन के आविष्कार के बाद में किसका, कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। फिर उसके बाद है, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार, कंप्यूटर शिक्षा के लाभ और उपसंहार, इस तरह से आपको पॉइंट्स में लिखना है। पर्यावरण संरक्षण, क्या है पर्यावरण, उसका अर्थ लिखना है। पहले प्रस्तावना, फिर संरक्षण की समस्या, उसका महत्व, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और फिर उपसंहार। 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी के भारत में प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखना है कि 21वीं सदी का भारत क्या है। फिर 21वीं सदी में प्रवेश, फिर विज्ञान और तकनीकी की जो उन्नति हुई वहां पर, उसके बारे में बताना है। फिर उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताना है। 21वीं सदी की शिक्षा दीक्षा में क्या क्या हुआ, प्रगतिशील भारत की कामना क्या है, और फिर उपसंहार। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर है, कन्या भ्रूण हत्या एक पाप, कन्या भ्रूण हत्या एक पाप है। प्रस्तावना, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना आएगी, उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के निषेधात्मक उपाय और फिर उपसंहार। इस तरह से आपके ये कंप्लीट पेपर जो था 2024 का, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।